कटिंग अक्रॉस आइडियोलॉजिकल लाइंस, उसमें बीजेपी को भी चुनाव जिताया है आपने, उसमें जेडीयू और महागठबंधन को भी जिताया है, ममता बनर्जी को भी जिताया है, आप तमाम पार्टियों को जिता चुके हैं। व्हाट इज सो गांधीयन अबाउट दिस? पहली बात तो आपने कहा कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान वो है जो आप जिस कालखंड में आपने मुझे देखा है। आपने मुझे स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखा है तो आपको मेरी वो पहचान नहीं मालूम है। आपको वो पहचान नहीं मालूम है जब मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस में काम करता था। तो मेरी पहचान वो है जो मैं काम कर रहा हूँ। जो पिछले 10 साल मैंने काम किया उसका 6-7 साल का जो कालखंड है उसको आप उस दौरान मीडिया के लोगों ने देखा है। जब मैं 2011 में वो काम कर रहा था, 2012 में काम कर रहा था, तब मेरी कोई पहचान नहीं थी। तो आज जो मैं कर रहा हूँ इसकी भी कोई पहचान नहीं। मैं पहचान अपने नाम से बनाना ही नहीं चाहता हूँ। हम उन घर में उन लोग उस परिवार से नहीं आते हैं जो पहचान लेकर पैदा हुए हैं। हमारी पहचान हमारा काम है। हमने जो 10 साल किया है वही मेरी पहचान है। अब जो कर रहे हैं और जो खड़ा कर रहे हैं यही हमारी आगे की पहचान होगी। और जब मैंने वो रणनीति का काम किया तो आप मेरी संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की पहचान को भूल गए। आगे 10 साल में अगर ये करके दिखा दूंगा तो आप रणनीतिकार की पहचान को भूल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी की विचारधारा क्या है। गांधी ने कहा कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। वेजिटेरियन होने के समर्थक थे गांधी। तो आज आरएसएस ये कह सकती है कि गांधी वही कह रहे थे जो हम लोग कह रहे हैं। गांधी सोशलिज्म के फेवर में थे तो सोशलिस्ट कह सकते हैं कि गांधी उनके की विचारधारा जो थी वो उनकी विचारधारा थी। गांधी वॉज इन फेवर ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, तो उसके हिसाब से वो कम्युनिस्ट हो गए और कांग्रेस में तो वो थे ही। तो गांधी की विचारधारा को आज के किस राजनीतिक दल से आप जोड़ेंगे, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस दल में उसका काम कर देता हूं। भाजपा आज देश में इसलिए जीत रही है क्योंकि समाज के स्तर पर एक बड़े वर्ग को उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर एक साथ कर लिया है। वो उसका परिणाम है कि राजनीति में उनको सफलता मिल रही है। राजनीति में सफलता मिल रही है इसलिए हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व है इसलिए राजनीति में सफलता मिल रही है। तो समाज के स्तर पर एक बड़े प्रयास की जरूरत है और वो प्रयास गांधी की विचारधारा मेरी समझ से सबसे बेहतर विकल्प है, इसलिए उसको लेकर चल रहे हैं। आई ऑल्सो हर्ड यू से कि बाद में जितने जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो जब बैठेंगे तब उसके बाद हम तय करेंगे कि हमको राजनीतिक दल बनना है या नहीं, लोग तय करेंगे। बिल्कुल। सो राइट नाउ यू आर नॉट अ पॉलिटिकल फॉर्मेशन। नॉट एट ऑल। आप पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख लीजिए, जन स्वराज तो कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन है नहीं, ये कोई दल है नहीं, इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, इसमें कोई चंदा डोनेशन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को ये बताने का, जगाने का प्रयास है कि आप जिन बातों के लिए अपने नेताओं को, दलों को दोष दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके मूल में आपसे होने वाली गलती है। जहां पर आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं दे रहे हैं, आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन वोट आप जाति के नाम पर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दे रहे हैं। तो जब तक आप अपने मुद्दों पर, जब तक आप शिक्षा और रोजगार पर वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं देंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। मैं कोई शॉर्ट टर्म काम करता ही नहीं। मैंने 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, उसके बाद 10 साल मैंने जो काम किया जिसको आप राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह सब जिसके लिए यूज करते हैं। अब मैंने तय किया है कि मैं वो काम को नहीं करूंगा। और ये आज नहीं तय किया है, 2 मई 2021 को, लोग भूल गए हैं, 2 मई 2021 को आपके ही चैनल पर एनडीटीवी पर मैंने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके बाद 1 साल तक 2 मई 2021 से 2022 मई तक मैंने अपने लिए ये समय रखा सोचने विचारने का, सारे विकल्पों को जांचने परखने का कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। सब कुछ सोचने, जांचने, परखने के बाद मैंने ये तय किया कि मुझे बिहार आना है और ये नई व्यवस्था खड़ी करनी है। अब इसको करने में 2 बरस लगे, 20 बरस लगे, मैं करूंगा यही। जन स्वराज की परिभाषा ही क्या दी गई है? समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास, जिसमें दल तो बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, समाज के लोग मिलकर बनाए, कोई व्यक्ति या कोई परिवार न बनाए, कोई उसका एक नेता ना हो, कोई उसका एक मालिक ना हो, बल्कि समाज के लोगों को, उनकी भागीदारी से दल को बनाया जाए, सब लोग इसको मिलकर बनाएं और मिलकर चलाएं। आपने एक शब्द में 1 मिनट में कह दिया कि बंगाल में खेला होबे। बंगाल में मैं मई 2019 में गया हूं और बंगाल का रिजल्ट आया है मई 2021 में, वहां 2 बरस लगे।
2011 से मैंने वो काम शुरू किया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और 2021 में मैंने उसको छोड़ा। उस पहचान को बनाने में 10 वर्ष लगा है, तो 10 वर्ष अगर जनसुराज को बनाने में, बिहार को सुधारने में लग जाए तो क्या दिक्कत है। ये पहली पदयात्रा है जो विशुद्ध पदयात्रा है। मैं 2 अक्टूबर से चलना मैंने शुरू किया है, तो उसके बाद से मैं गाड़ी पर मैंने पैर नहीं रखा है, मैं कोई एक दिन का मैंने छुट्टी नहीं लिया है, अपने घर नहीं गया हूँ, मैं गाँव में ही रहता हूँ। मेरे लिए पदयात्रा, कंटेनर में रहते हैं क्या आप? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। आप जहाँ बैठे हुए यहीं रहते हैं, टेंट में रहते हैं, कंटेनर हमारे पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरे लिए पदयात्रा कोई किलोमीटर का टारगेट नहीं है कि कितने किलोमीटर चलना है। मेरे लिए ये भी कोई टारगेट नहीं कि इसको कितने दिन में करना है। आप देख रहे हैं कि 6 महीने से मैं चल रहा हूँ, और 6 महीने में मैं सिर्फ 4 जिले कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे गाँव-गाँव जाना है, और मुझे इसको करने में 1.5 वर्ष लग जाए, 2 वर्ष लग जाए, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। लोगों को ज़्यादा चिंता है कि कब पूरा होगा। तेजस्वी यादव के नाम पे मैं कहता हूं कि भाई लालू जी के लड़के हैं, यही उनकी पहचान है, और वो 10वीं फेल है, 10वां पास नहीं किया उन्होंने, और वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई वो बने मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी जो पहली क्लास नहीं पढ़ा है वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। क्वालिफिकेशन तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि जो 9वां पास नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और आप उसकी चिंता में पड़े हुए हैं कि वो बने या ना बने, जबकि आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, और अपने घर में बेरोजगार बैठा है, उसको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है, और आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। तो ये जो पूरा अभियान है, हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चे की चिंता कीजिए। नेता अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। विद्युत गति से या तीव्रता से एक तेजस्वी यादव या एक नीतीश कुमार को अटैक करते हैं, उस तरीके से शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं अटैक करते। आपने सुना नहीं। मेरा अपना स्वभाव ये है कि मैं बिहार में जब नहीं था तो मैंने, अगर आप मुझे कोई एक भी बाइट दिखा दीजिए जहां मैंने तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार पे कोई टिप्पणी की हो। मैं उस समय अगर देश की राजनीति से जुड़ा हुआ तो देश की राजनीति पर टीका टिप्पणी करता था। अब अगर आज मैं बिहार में हूँ तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही कॉन्टेक्ट बोलूँगा, मैं केरल पे बोलूँगा नहीं, मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी की का जो क्रिटिसिज्म है वो सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, आपने मेरे मंच से अभी सुना होगा। लेकिन बिहार के संदर्भ में मोदी जी क्या कर रहे हैं दूसरे जगह, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इससे है कि मोदी जी को वोट देने से, मोदी जी के समर्थकों ने जो जिस सोच से मोदी जी का यहाँ को वोट दिया है, क्या उससे बिहार को फायदा हुआ कि नहीं, मैं बात वो रोज बता रहा हूँ। आप सुन ही नहीं रहे तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। जब अगर आप उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी, ये मैं बोल रहा हूँ। बिहार में विकास के लिए मोदी जी ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, ये मैं बोल रहा हूँ। बिहार में मोदी जी ने अभी तक विकास के लिए एक समीक्षा बैठक तक नहीं की है, ये मैं बोल रहा हूँ। बिहार के लड़के जाकर सूरत में मजदूरी कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या लालू और नीतीश के खिलाफ है? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसमें इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रशांत किशोर जैसे साधारण बिहार के लड़के से सलाह लेने की क्या जरूरत है? मेरी क्या बिसात है कि मैं राहुल गांधी पर टिप्पणी करूं, मोदी जी पर टिप्पणी करूं? मैं उन पर टिप्पणी उतनी ही करता हूं जो बिहार से संबंधित है। उनको विदेश में क्या बोलना चाहिए, देश में क्या बोलना चाहिए, इसको बताने, समझाने, आकलन करने के लिए तो बहुतेरे लोग बैठे हुए हैं। पक्षी एकता पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पहले जो कहा है उसको दोहरा देता हूं कि ये फसाड है। आप दलों को और नेताओं को एक साथ लाकर एकता नहीं बना सकते हैं, उससे आप भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर आपको भाजपा को चुनौती देना है तो पहले आपको समझना है कि भाजपा की ताकत क्या है। भाजपा की ताकत है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी। ये त्रिस्तरीय उन्होंने एक तरह से किले का निर्माण किया है, जिसमें सबसे बड़ी ताकत उनके लिए हिंदुत्व है, जो विचारधारा है, दूसरा राष्ट्रवाद है, और तीसरा लाभार्थी है। जो लोग भी भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको चुनौती देना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस 3 में से 2 चीज को तो बेटर करना पड़ेगा। भाजपा को 38% वोट मिला है, 62% लोगों ने इस देश में भाजपा को वोट नहीं किया है। तो आप उसको दलों के फॉर्मेशन में देखते हैं, मैं उसको विचारधाराओं के फॉर्मेशन में देखता हूँ। ये कौन लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं? वो गांधीवादी लोग हैं, वो अम्बेडकराइट्स हैं, वो सोशलिस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट हैं। इन चारों विचारधाराओं को आप मिला देंगे तो आप भाजपा की विचारधारा को चुनौती दे सकते हैं।
जिस कांग्रेस के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कोई कमरे के अंदर तो हुआ नहीं, एकदम छुप मीडिया के सामने हुआ। कांग्रेस को भी मैंने यही बताया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर चुनाव लड़ने के नजरिए से आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं या हमको जोड़ना चाह रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वैसे नहीं हरा सकते हैं। अगर आपको हराना है तो विचारधारा के आधार पर ग्रास रूट स्तर पर आपको अगले 5 साल 10 साल के लिए काम करना पड़ेगा। जिस प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन का जो टाइटल था 600 स्लाइड था कि नहीं, क्या लिखा था वो छोड़ दीजिए, रीजेन्युएशन ऑफ कांग्रेस, री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान था। वो प्रेजेंटेशन कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का जो मेरी समझ थी मैंने रखा। ये नहीं कहा कि 24 में कांग्रेस कैसे जीतेगी, मैंने ये कहा था कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए ये काम होने चाहिए। उन्होंने सुना, समझा, उसको एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको आकर कीजिए। जिस तरह से वो उसको करना चाहते थे उससे हमारी सहमति नहीं थी, तो मैंने उसको पोलाइटली मना कर दिया।